के साथ साथ ये भी बातचीत करेंगे कि जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे हैं उसको लेकर क्या कुछ जानकारों का मानना। मेरे साथ आदर्श कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। आदर्श जी, बहुत स्वागत है आपका। आदर्श जी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को यह माना जाए कि बहुमत लगभग मिल गया है और इसमें कोई जो है शंका अभी बची नहीं है, लेकिन एक में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। थोड़ा सा इसके ऊपर आपका रिएक्शन चाहूंगा कि ये 4-1 का जो नतीजा रहा है इसको किस तरह से आप देखते हैं। देखिए, ये नतीजे दरअसल बताते हैं कि ये राष्ट्रवाद की जीत है। जी। बीजेपी का जो सबसे प्रमुख बीजेपी की जो सबसे प्रमुख नीति रही है, बीजेपी जिन नीतियों पर चल करके पिछले चुनावों में जीत हासिल करती आई थी, उसी नीति को लेकर के वो आगे बढ़ी। और यूपी के जो चुनाव परिणाम है, बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा आशावादिता से भर देते हैं। और जिस तरीके से आपने अभी प्रधानमंत्री को बोलते हुए सुना कि ये जो है 2024 को कहीं ना कहीं एक तरीके से उसके बारे में संकेत करता है और ये बताता है कि जो मुद्दे जिन मुद्दों पर बीजेपी आगे चल रही है उसको जनता ने स्वीकार किया है। जी। और ये जो 4-1 की जीत है, देखिए पंजाब में बहुत ज्यादा बीजेपी को उम्मीद वैसे भी नहीं थी, हम सभी जानते हैं। लेकिन बाकी राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करके, और हम कह सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक जीत है। और जिसकी नींव पर जो है 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो एक तरीके से उसे देखा जा सकता है। बिल्कुल, ये इस तरह से कह सकते हैं कि ये 2024 की सत्ता का सेमीफाइनल रहा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूंगा, जो किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल, तमाम चीजें, ये माना जा रहा था कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है और उसी के लिहाज से यह भी समझा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी को ऐसा मानकर चला जा रहा था कि यहां बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगी, लेकिन वहां के जो आंकड़े हैं वो भी ये दिखा रहे हैं कि 136 सीटों में से 90 प्लस वहां पर बीजेपी जो है वो जीत हासिल करती है। ये चीजें, ये फैक्टर काम कर पाया, कितना कर पाया, या फिर लोगों को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा? देखिए, ये चुनाव दरअसल मैं एक तरीके से कहूंगा कि जो अखिलेश यादव ने जो गठबंधन किए हैं, अगर हम पिछले सारे चुनावों को देखें तो जिन जिन पार्टियों से उन्होंने गठबंधन किया, कभी भी गठबंधन से उन्हें कोई फायदा नहीं मिला जी। मिला चाहे वो राहुल गांधी के साथ उन्होंने गठबंधन किया हो, चाहे मायावती के साथ गठबंधन किया हो, और इस बार जयंत चौधरी के साथ। जी। तो मैं ये हमेशा से मानता रहा हूं कि गठबंधन जो है वो अखिलेश यादव के हित में कभी नहीं रहा। दूसरी बात कि जब आप गठबंधन करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले की ताकत को देख करके आप रणनीति बनाते हैं, और यहीं पे अखिलेश चूक जाते हैं, क्योंकि वो सामने वाले की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा पाते। जी। और मैं ये कहूंगा कि सिर्फ रणनीतिक भूल नहीं है, बल्कि एक तरीके से चुनाव प्रचार में आपने स्वयं देखा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी तीनों मिलकर के रैलियां कर रहे थे, उस लिहाज से भी अखिलेश यादव, चूंकि वो विपक्ष में थे, उनको जिस हिसाब से चुनाव प्रचार करना चाहिए था वो भी उन्होंने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये साफ है कि जमीन और आसमान का फर्क है दोनों की नीतियों में, रणनीतियों में, और फिर एक तरीके से जनता से संवाद करने के क्षेत्र में। तो इसका परिणाम भी जो है वो साफ तौर पर नजर आया। वो जनता को अपना मैसेज देने में नाकाम रहे, और बीजेपी, जो कि कहा जा रहा था कि ये डबल इंजन की सरकार है, और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा था और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने पिछले रिकॉर्ड को बताया कि किस तरीके से हमने कानून व्यवस्था को कायम रखा, उस पर जनता ने मुहर लगाई है। हाँ, निश्चित तौर पर जो अन्य मुद्दे थे जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इससे वोट पर असर पड़ेगा, जनता ने माना कि उन मुद्दों को, वो मुद्दे तो है लेकिन उन मुद्दों की बिना पे बहुत ज्यादा जो है वोटिंग हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि जो जनता का भरोसा है तमाम शिकवा शिकायतों के बावजूद बीजेपी पर कायम रहा है। एक और अहम बात देखने को मिल रही थी कि यह माना जा रहा था कि मुस्लिम वोटर जो है वो एआईएमआईएम को वोट दे सकता है, लेकिन जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो कहता है कि 0.46% वोट ये मिला है असदुद्दीन ओवैसी को। बीजेपी का पिछला वोट परसेंट देखें तो इसी के आसपास 40-41% के आसपास रहा। बीएसपी 10% वोट जो है वो डाउन हो गई और सपा का 10% वोट बढ़ गया। इतना वोट परसेंट लेने के बाद भी 2012 की बात हम देखते हैं, 2012 में 30% वोट हासिल करके अखिलेश यादव सरकार बना लेते हैं,
लेकिन यहां पर 32% वोट लेने के बाद भी सरकार नहीं बना पाते। यानी यह भी साफ हो रहा है कि वोट परसेंटेज का चुनाव की हार जीत पर असर नहीं पड़ता। यहां तो मुकाबला देखा जाता है कि कौन ऊपर चल रहा है, कौन नीचे चल रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, वोट परसेंटेज का बढ़ना न बढ़ना, ये जो चुनाव होते हैं, मेरा ये मानना है और आपने स्वयं देखा है कि ये हर सीट पर अलग तरीके से, वहां पे किस तरीके से चुनावों के वोट हैं, प्रतिद्वंदी के कितने वोट हैं, और इसका एक तरीके से ओवरऑल जो परसेंटेज आता है उससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। और 2012 तो समाजवादी पार्टी के लिए स्वर्ण काल था और वो सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आए थे। जी। तो वो हम नहीं कह सकते, वो प्रदर्शन तो खैर अब समाजवादी पार्टी के लिए मैं कहूं कि वो सपना जैसा है। उसमें अलग तरह की तैयारी थी। अखिलेश यादव पहली बार चुनाव तैयारियों में जुटे थे और उस बार उन्होंने मेहनत की थी। वैसी मेहनत उन्होंने बाद में शायद कभी नहीं की, जिस तरीके से साइकिल रैली वगैरह, और मुलायम सिंह यादव भी उस समय काफी सक्रिय थे। तो बहुत सारी वजह थी और मायावती के शासन से जनता एक तरीके से ऊब चुकी थी, बहुत सारे फैक्टर थे। लेकिन उसके बाद जो समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी थी, समाजवादी पार्टी की जो नीतियां होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा गया संवाद के स्तर पर वो प्रभाव जो है वो बनाने में नाकाम रही। और पिछला चुनाव आपने देखा कि किस तरीके से कितनी कम सीटें आई थी। इस बार तो फिर भी पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटें हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बीजेपी का प्रभाव तो है ही, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी हार है, क्योंकि इस चुनाव के बाद कहीं ना कहीं 2024 में उनकी पार्टी और कमजोर होगी। क्योंकि कार्यकर्ताओं को अगर जीत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो छिटकते हैं, उनको विधानसभा चुनाव से बहुत आस होती है। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है, इनके लिए विधानसभा चुनाव जो है किसी संजीवनी की तरह होता है। अगर वो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में लाते हैं तब तो उनकी पार्टी का कद आगे बढ़ता है, नहीं तो वो काफी पीछे चली जाती है। और हमारे सामने उदाहरण है, आपने देखा कि मायावती जिस तरीके से एक सीट पर सिमट करके रह गई है। हालांकि फाइनल अभी आंकड़े आने हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के रुझान है, तो वो आप जरा सोचिए कि जो 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हो, उनकी पार्टी का जब ये हाल है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है समाजवादी पार्टी का जो है एक तरीके से बहुत नुकसान है, और बीजेपी के लिए तो ये शानदार जीत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बिल्कुल आदर्श जी, एक बात और देखने को मिली इस चुनाव में, चाहे वो पंजाब हो या फिर मैं उत्तराखंड की बात करूं, कई दिग्गजों को इस बार हार का सामना करना पड़ा है। कैप्टन का पटियाला से हार जाना, पुष्कर धामी खटीमा से हार जाते हैं, सुखबीर बादल जलालाबाद से हार गए, बड़े बादल साहब लंबी से सीट हार जाते हैं, चन्नी चमकोर भदौर दोनों सीट हार गए, सिद्धू अमृतसर ईस्ट से हार गए हैं, हरीश रावत लालकुआं सीट हार गए हैं। यानी इस चुनाव ने यह भी दिखाया है कि आम जन को जिसके प्रति भरोसा होगा, जिसमें उन्हें भविष्य दिखेगा, वो उसको वोट करेंगे। यहां पर दिग्गजों का, प्रचंड बाहुबलियों का, ताकतवर लोगों का कोई महत्व नहीं रखता है। यह भी इस लोकतंत्र की एक जीत या लोकतंत्र का एक नया चेहरा है, एक नई तस्वीर हम देख पा रहे हैं। जी शमशेर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो समय गया कि जब कोई भी बड़ा नेता अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड की तरह लेता था और ये दावा करता था कि उसकी जीत होगी ही होगी। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से ये टूटा है। और इस चुनाव में देखिए, सिंपल सी बात है कि जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से उनसे जो नेता संवाद करता हो, जो उनके लिए उपलब्ध रहता हो, जो उनकी समस्याओं को सुनता हो, जनता अब इन चीजों को महत्व देने लगी है। इसीलिए अब कहीं ना कहीं हर नेता के लिए, चाहे उसका कद कितना भी बड़ा हो, ये बहुत जरूरी है कि जनता के बीच उसकी छवि कैसी है, जनता के बीच उसका प्रभाव कैसा है, और वो अपने आप को किस स्थिति में या किस तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये बड़ी बात होती है। अब बड़ा नाम या बड़ा कद जो है, इस चुनाव ने यह भी बताया है कि उसके कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है। आपको जनता से संवाद करना होगा, आपको जनता के बीच जाना होगा और जनता को अपनी बात समझानी होगी। जनता अगर आप पर यकीन करती है तो आपकी जीत होगी, वरना फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको हार का मुंह देखना पड़ सकता है। एक और इसमें महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है, आम आदमी पार्टी का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जिस तरह से सरकार बनाई, उसी तरीके की परिस्थितियां अब पंजाब में बन चुकी हैं। पंजाब में भी 90 से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये आम आदमी पार्टी के लिए हालांकि खुशी की बात तो है, सुखद एहसास तो है,
लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के हाथ में कमान है, पंजाब में भगवंत मान के हाथ में कमान होगी, पर पंजाब को किस तरीके से चलाना है, पंजाब में दो ऐसे बड़े चेहरे, दो ऐसे बड़े राजनीतिक दल हमेशा सत्ता में रहे, उनसे पार पाना, चुनौतियों का सामना करना, और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, कैसे आम आदमी पार्टी इसको संभालेगी, कितना आम आदमी पार्टी के लिए सुखद है, कितना चुनौतीपूर्ण ये होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो मॉडल दिल्ली का जनता को दिखाया था, वहां पंजाब की जनता को, और ये बताया था कि जिस तरीके से दिल्ली में हमने शिक्षा की स्थिति सुधारी, हमने स्वास्थ्य सेवाओं पे काम किया, और उस रोल मॉडल को लेकर के वो जो है पंजाब में गए थे, मनीष सिसोदिया समेत तमाम लोगों की टीम वहां मौजूद थी, और पंजाब उनके लिए करो या मरो जैसा था, और वहां की जनता ने उन पर यकीन किया। कहीं ना कहीं पंजाब की जनता ने महसूस किया कि दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने किया है, उसको कहीं ना कहीं उस सेवा के हम भी हकदार हैं, तो जनता ने उन पर यकीन किया है। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भगवंत मान का जो चेहरा है, उस पर कहीं ना कहीं, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना अंदाजा है कि दिल्ली में एक तरीके से जो मॉडल है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम की कमान संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि भगवंत मान को उन्होंने पंजाब चुनाव में अपने सीएम पद का चेहरा बनाया था, तो हो सकता है किसी डिप्टी सीएम की नियुक्ति कर दे, और उसके अलावा भी कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर सकती है जिससे कि कहीं ना कहीं भगवंत मान जो है उसे कार्य रूप में जो है परिणत करे। लेकिन निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये करना चाहेगी, चूंकि उसके लिए दिल्ली तो वो जीत चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर होगी। पंजाब के बाद वो ये साफ तौर पर है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में या फिर आने वाले अगले विधानसभा चुनावों में अलग अलग राज्यों में वो पैर पसारने की सोचेगी, इसीलिए पंजाब की चुनौती को वो स्वीकार करेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके लिए वो इंतजाम करेगी कि भगवंत मान के साथ साथ कोई दूसरा चेहरा भी हो जो उनको सपोर्ट करे, चाहे वो डिप्टी सीएम के तौर पे हो या फिर किसी अन्य रूप में, या हो सकता है कोई कमेटी तैयार कर दे जो उनको गाइड करे। इस तरह की चीजें होती रही है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक वैसी ही जीत है जैसी जीत उसने दिल्ली में हासिल की थी, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए तो सुकून भरा और उत्साहवर्धक है ही, लेकिन ये बड़ी चुनौती है, आपने सही कहा, और उसे इस चुनौती का सामना करना ही पड़ेगा। जी आदर्श कुमार जी, आदर्श जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े, आपने कई अहम मसलों पर विस्तार से जो है अपनी तरफ से जानकारी दी, और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर दिन भर से चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, एक में आम आदमी पार्टी, जहां पंजाब में उनकी सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी के लिए ये 2022 का सेमीफाइनल 2024 के लिए इसको माना जा रहा था, और ऐसा ही कहीं ना कहीं इसमें जो एडवांटेज बीजेपी को मिला है, और आने वाले दिनों में 2022 में कुछ राज्यों में जहां चुनाव होंगे वहां इसका फायदा कितना बीजेपी को मिलता है देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के जो चुनाव होते हैं, इस तरह के जो चुनाव होते हैं, उन चुनाव का जो परिणाम सामने आता है उसका प्रभाव और राजनीतिक जो एक असर पड़ता है उसका, ये जो परिणाम सामने आए हैं इसका आने वाले जो विधानसभा चुनाव वहां पर किस तरह से असर पड़ेगा। लेकिन साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत हासिल किया है, उनके सामने चुनौती ये रहेगी कि उस बहुमत को बनाकर भी रखना है, उस बहुमत के हिसाब से लोगों की आकांक्षाओं उम्मीदों पर खरा भी उतरना है। लेकिन एक बात और भी इसमें महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने जनाधार को और ज्यादा कमजोर करती चली जा रही है, ये एक राजनीति में मजबूत विपक्ष के लिए ठीक नहीं होता है, इस पर कांग्रेस को काम करने की जरूरत है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।